नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रायपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, अतिवाद, आत्मसमर्पण नीति एवं पुनर्वास योजना। इस विषय पर चर्चा करने के लिए बतौर अतिथि हमारे स्टूडियो में मौजूद है जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी। डॉक्टर पल्लव इसके पहले दंतेवाड़ा में 6 साल पदस्थ रहे व अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने का उनका बेहतर अनुभव रहा है। सर, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। अतिवाद एक बड़ी समस्या है पूरे देश के सामने और खासकर LWE अफेक्टेड जो स्टेट्स हैं उनके सामने। आप इस समस्या को किस तरीके से देखते हैं? अतिवाद जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समय था जब देश में 200 से ज़्यादा जिले इससे अफेक्टेड थे। जी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको सबसे बड़ा चैलेंज बताया था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। जी सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो शहादत हुई है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में हुई है। जैसे पहले ये आंध्र प्रदेश से आके ये नक्सल जो है उड़ीसा, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और पूरे बस्तर में फैल गए। जी कहीं ना कहीं जो दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी जो छत्तीसगढ़ की नक्सलवादी संगठन है, PPI माओइस्ट की, शुरू में इनको जनता का काफ़ी समर्थन मिला क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका था। बस्तर का करीब 200 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा इलाका था जहाँ पे केवल एक जिला हुआ करता है, जिला बस्तर। जी तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम था, सिक्योरिटी फोर्सेस का वैक्यूम था। आप समझ सकते हैं उस टाइम पूरे बस्तर में केवल 300 से 400 पुलिसकर्मी हुआ करते थे। आज के दिन में करीब 1 लाख पुलिसकर्मी हैं। हर छोटी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीणों के एक्सप्लॉयटेशन की बात सामने आती थी। इस वैक्यूम को कहीं ना कहीं नक्सलियों ने ग्रामीणों को ब्रेन वॉश करके उनके इकोसिस्टम में माओवादी घुस गए, उनके साथ नाचना, गाना, खाना, पीना और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जो हमारी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके खिलाफ लगातार भड़काने का कार्य किया। लेकिन धीरे धीरे करके जो नक्सलियों का जो तंत्र था वो करप्ट हो गया, करप्शन उसमें आ गया। उन्होंने लगातार तेंदुपत्ता ठेकेदारों से जो भी विकास कार्य होते थे उस पर कमीशन लेके उन कामों में, और जो भी उन्होंने नक्सली इलाके को पूरे देश और दुनिया से अलग कर दिया। जितने रोड थे उसको तोड़ दिए, जितने पुलिया थे उसको तोड़ दिए, बाहर से आने वाले लोगों को उन्होंने रोक दिया और एक उन्होंने कैप्टिव प्लेस बना लिया। जैसे कि एक केज के अंदर जानवर होते हैं और बाहर वाले और जो उसको है आप बिजली के झटके लगा लगा के उनको ट्रेन करके उनको एक तरफ से बिल्कुल डरावना बना देते हैं। वैसा ही उन्होंने किया, एक कैप्टिव ऑडियंस अपने तैयार कर दी जिन्होंने केवल नक्सलवाद को देखा और एक पूरा जनरेशन जो है बर्बाद हो गया। जो लोग 2000-2005 में जन्म लिए उन्होंने केवल नक्सलवादी संगठन को देखा, उनके जीवन पे पूरी तरह से उनके माइंड स्पेस पे, फिजिकल स्पेस पे माओवादियों का कब्जा हो गया। धीरे धीरे करके सरकार ने इस चीज़ समस्या को समझा, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का इंडक्शन शुरू हुआ, डेवलपमेंटल प्लान्स आए, वहाँ पे सरकार की स्पेशल जो असिस्टेंस है वो वहाँ पर आई और तेज़ी से एजुकेशन और हेल्थ में वहाँ पे काम शुरू हुआ। एक बस्तर जो एक जिला हुआ करता था आज के दिन 7 जिले हैं। वहाँ पे हर जगह आपको हर जिले में कलेक्टर, SP, नए सब डिवीजन बने, तहसील बने और विकास के नए आयाम शुरू हुए। और निश्चित रूप से विकास और सुरक्षा एजेंसी ऐसा माहौल बनाती है कि वहाँ विकास कार्य हो पाए और फिर विकास कार्य होता है तो ये जो पॉलिसी है डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी वो अब रंग ला रही है। जी सर, आप दंतेवाड़ा में लंबे समय से पदस्थ रहे, वहाँ पे ASP रहे, फिर वहाँ के आप SP हो गए। कैसा रहा दंतेवाड़ा में आपका अनुभव? दंतेवाड़ा में मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। वहाँ पे जब मैं गया था तो दंतेवाड़ा करीब पूरा दंतेवाड़ा नक्सलियों के प्रभाव में था। जब पिछले 6 वर्षों में हमने करीब लगातार हमने सर्वेस किए देखने के लिए कि कितने इलाके ग्रीन हैं, कितने रेड हैं, कितने ऑरेंज हैं। हमने असेसमेंट स्केल पे उसको असेस किया और पाया कि पिछले 6 वर्षों में करीब 80% जिले को हम नक्सल मुक्त करने में सफल रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। आप समझ सकते हैं 2 लाख की आबादी में यदि हम 1.5 लाख की आबादी को नक्सल से मुक्त कर पाते हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ पाते हैं, देश दुनिया में घूम पाते हैं, अपने आगे बढ़ सकते हैं, तो अपने आप में बहुत करीब 1 लाख परिवार को एक नया उजाला उनकी जीवन में आने की तरह है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर गाँव में मैं खुद गया, वहाँ पे हमने हेल्थ कैंप्स लगाए, मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, वहाँ की मेडिकल फैटर्निटी के साथ हमने कोऑर्डिनेटर किया और हेल्थ एक बहुत ही अच्छा है जिससे कि हम लोगों के दिल तक पहुँच सकते हैं। दिलो दिमाग पे जो नक्सलियों का कब्जा था उससे वीन आउट करके हमने जो प्रशासन के लिए एक विश्वास जगाया, जो त्रिवेणी है
विश्वास, विकास और सुरक्षा, उस पर हम लगातार आगे बढ़े। जो एक समय था कि वहाँ पुलिस जाती थी तो गांव वाले पुलिस को देख के भाग जाया करते थे। जी एक तरह से आक्रामक सेना वाली हमारी जो इमेज हुआ करती थी, वो इमेज मेकओवर हुआ। और जब भी हम जाते थे तो लोग हमसे दवाइयाँ एक्सपेक्ट करते थे, लोग हमें अपनी शिकायतें बताते थे जी कि सर यहाँ पे हमें पुलिया चाहिए, यहाँ पे हमें रोड चाहिए, यहाँ पे हमें चापाकल चाहिए, यहाँ पे हमें आंगनवाड़ी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक मीडियम बन गई सपोर्ट के लिए। जी और यही तरीका है, क्योंकि ये अपने लोग हैं। जब तक इनको हम समझेंगे नहीं, इनकी तकलीफ़ों को नहीं समझेंगे, तब तक नक्सलवाद से लड़ा नहीं जा सकता। जी जनता जिसकी तरफ रहेगी, जीत उसकी होगी। जनता काफ़ी जगह कुछ रेड एरियाज हैं जहाँ पे जनता अभी भी उनके साथ है, जी कुछ ऑरेंज एरियाज हैं जहाँ पे डर से जनता उनके साथ है। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की ये का दायित्व बनता है कि हम जनता को सुरक्षा प्रदान करें जी और उनको अपनी तरफ खींचें। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे भरोसा है कि जो लाल बस्तर है वो पूरी तरह से हरियर बस्तर हो जाएगा। जो जी बस्तर अपनी शांति के लिए, हरियाली के लिए, टूरिज्म के लिए, अपने नाच गाने के लिए, वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता था, उसके लिए जाना जाएगा, ना कि मार धार हिंसा के लिए। जी और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि नक्सली हिंसा पे शांति की विजय सुनिश्चित है। सर, आपने स्थानीय ग्रामीण या जनता जो है उनके विकास, विश्वास और सुरक्षा की बात की, लेकिन एक तर्क जो अतिवादियों की तरफ से आता है वो ये आता है कि वो जल, जंगल और ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा विषय है या इसे आप किस तरीके से देखते निश्चित हैं? रूप से 80 के दशक में जल जंगल जमीन एक बहुत बड़ा विषय था। जी इसी को देखते हुए भारत सरकार ने अलग अलग कानून बनाए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, पेशा आया। और निश्चित रूप से अब कानूनों की कोई कमी नहीं है, उसके कार्यान्वयन की बात आती है। आप देख सकते हैं हजारों की मात्रा में बस्तर में पट्टे बांटे गए हैं, पुरानी सरकारों द्वारा भी, नई सरकारों जी द्वारा भी। सभी ग्रामीणों को अपना हक मिल रहा है। जहाँ तक जल की बात है, उसके लिए काफ़ी सारा CSR आ रहा है, काफ़ी सारा DMF आ रहा है। जी ये समस्या हो सकती है 80 के दशक में शायद उस टाइम सार्थक हो, लेकिन सरकार ने उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए डिफरेंट एक्ट्स बनाया है। जी शेड्यूल्ड एरिया 5, शेड्यूल्ड एरिया 6, उनके और जनप्रतिनिधि, निश्चित रूप से इसमें काफ़ी सुधार आया है। और आज के दिन में जल जंगल जमीन से हटकर केवल नक्सली अपनी स्वामित्व साबित करने के लिए हिंसा और बंदूक के बल पर बस्तर पर कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो जागरूक जनता 100% अब जनतंत्र के साथ और डेमोक्रेसी के साथ है। जी केवल कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ को उन्होंने जानबूझ के कट ऑफ करके रखा हुआ है बाहरी दुनिया से, जी जहाँ के लोग को दूसरी दुनिया देखा नहीं है, वही उनके साथ हैं। जब हम अल्टरनेटिव को जानेंगे नहीं तो उसको हम फ्री चॉइस हमारी हो नहीं सकती। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी वो फोर्स चॉइस है, उनकी भी हम बात जानते हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि उन इलाकों में भी हम कनेक्टिविटी बनाएं। कनेक्टिविटी आपकी रोड कनेक्टिविटी होगी, मोबाइल कनेक्टिविटी होगी, हार्ट टू हार्ट फिजिकल कनेक्टिविटी होगी, माइंड कनेक्टिविटी होगी। जब हम इस तरह से करेंगे जी तो निश्चित रूप से वो लोग भी हमारे सपोर्ट में आएंगे। बिल्कुल। सर, आपने कहा कि जो नक्सली है वो अपने बंदूक की नोक पर अपना स्वामित्व सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन एक विषय और आता है कि हिंसा के अलावा शांति वार्ता भी प्रयास किया जाना चाहिए, या कितना कारगर है शांति वार्ता? शांति वार्ता काफ़ी जगह सक्सेसफुल हुई है। वेनेजुला में सक्सेसफुल हुई है, नॉर्थ ईस्ट हमारा एग्जाम्पल है, जी मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, जहाँ पे पीस टॉक के बाद चीज़ें काफ़ी सुलझी हैं। यहाँ भी उसका रास्ता ओपन है। लेकिन एक बात आती है कि पहली बात तो है कि बात करने के लिए हमें बाकी हर जगह स्टेक होल्डर्स लोकल थे। जी मेघालय में मेघालय के लोग थे, मणिपुर में मणिपुर के लोग थे। बस्तर में प्रॉब्लम है कि जो इनकी टॉप सेंट्रल कमेटी है माओवादियों की, वो सारे तेलुगु कार्डर है। अच्छा यदि जी लोकल कार्डर से लोकल बातों को, लोकल सेंटिमेंट्स से बात करना फिर भी आसान है। जी चैलेंजिंग है, लेकिन बात वो एक रास्ता है शांति वार्ता के लिए। यदि वो आगे आए तो सरकार, यदि वो जो डेमोक्रेसी के टीनेंट्स हैं, यदि जी उसके लिए वो तैयार हैं, क्योंकि हिंसा के साथ शांति वार्ता नहीं हो सकती। और जहाँ तक शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जी इनको। यदि वो और अधिकार के लिए निश्चित रूप से शासन से उनकी बातचीत हो सकती है। लेकिन ये भी बात है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस डोमिनेशन पे आएंगी तभी दूसरा पार्टी टेबल पर आता है। वो जी वाली बात भी है। जब तक हम मिलिट्रीली जनता को अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, जनता का दबाव उन पे नहीं होगा शांति वार्ता के लिए, जी तब तक मुझे लगता नहीं वो शांति वार्ता के लिए आएंगे। तो हमें ज़रूरी है कि जो इनामी खूंखार माओवादी हैं जी उनको हम या तो अरेस्ट करें, उनको न्यूट्रलाइज करें। जो ग्रामीण हैं उनको हम अपनी तरफ खींचें, उनको हम सरकार की सारी योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा दें।
पहुंचाएं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बस्तर के लिए भी कुछ स्पेशल प्लान, स्पेशल फंड्स की ज़रूरत है, जो कि भारतीय सरकार और जी स्टेट गवर्नमेंट उसमें लगी हुई, जैसे कश्मीर के लिए स्पेशल प्लान था। क्योंकि बस्तर के लोग बहुत सीधे हैं, ट्राइबल्स बहुत ही खुले दिल के हैं। यदि उनको हम चीज़ें समझा पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम नेचुरल लीडर्स क्रिएट करें उन गाँवों में जो नक्सली प्रभाव के हैं। जी नक्सलियों ने जब 80s में एंट्री करी बस्तर में, पहला काम उन्होंने किया, जो उनके लोकल पुलिस थे, लोकल सरपंच थे, उनकी हत्या कर दी, उनको भगा दिया। जी तो कहीं ना कहीं लोकल लीडरशिप को उन्होंने ख़त्म करके अपनी लीडरशिप उनके ऊपर थोप दी। जी तो हमें ज़रूरी है कि हम लोकल लीडरशिप इनकलकेट करें, जो वहाँ की बहुत ही खुशी की बात है। दंतेवाड़ा में पिछली बार सरपंच का चुनाव हुआ तो ऐसा एक भी गांव ग्राम पंचायत नहीं था जहां लोग सरपंच के लिए खड़े नहीं हुए। जी तो जब डेमोक्रेसी लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, अपने हेल्थ के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने खेती के लिए, तो निश्चित रूप से क्रांति आएगी। जब गांव वालों की तरफ से दबाव बनेगा माओवादियों के ऊपर, जी तो निश्चित रूप से वो शांति वार्ता के लिए आएंगे। और किसी भी सिचुएशन का यदि शांतिपूर्वक उसका सोल्यूशन निकल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक निकले। सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी जानें गई हैं, काफ़ी शहादतें हुई हैं। करीब 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस बस्तर में पिछले 15 वर्षों में शहीद हुए हैं। जी तो खून खराबा किसी के लिए अच्छा नहीं है। काफ़ी ग्रामीण नक्सलियों ने काफ़ी ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। तो हम भी चाहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहती हैं कि शांति से रास्ता निकाला जाए। जी लेकिन माओवादी कहीं ना कहीं शांति वार्ता करना नहीं चाहते। आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने शांति वार्ता को बीच में छोड़ दिया, बंगाल में भी शांति वार्ता की बात आई, लेकिन वहाँ भी वो बीच में हट गए। जी लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, और किसी भी इंसर्जेंसी का शांति वार्ता सबसे अच्छा सोल्यूशन जी है। हम भी उसके लिए अग्रसर हैं। ठीक है सर। एक बात आती है कि जब भी अतिवाद की बात आती है तो इसके एक प्रमुख कारण में ये देखा जाता है कि युवा जो है वो पदभ्रमित हो गए थे। अब जो नक्सली बन चुके हैं उन्हें आत्मसमर्पण करना है, इसके लिए क्या नीति है शासन प्रशासन की? छत्तीसगढ़ शासन की 2007 की अपनी सरेंडर एंड रिहैब पॉलिसी है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इसमें कार्डर्स के जॉब्स दिए जाते हैं, उनको स्किल अपग्रेडेशन कराया जाता है, उनको सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, उनको कार्डर के हिसाब से उनको रिवार्ड पॉलिसी दी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने क्राइम्स किए होते हैं वो भी जो है उनके माफ़ किए जाते हैं। जी छत्तीसगढ़ की जो सरेंडर एंड रिहैब पॉलिसी है, ये सबसे उदारवादी पॉलिसी है पूरे देश भर में। और यही कारण है कि पिछले 5 सालों में करीब 3000 से ज़्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। जी और सबसे अच्छी बात यह है कि जो माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, और अभी तक बहुत कम सरेंडर्ड कार्डर की नक्सलियों द्वारा हत्या की गई है। जी तो हम लोगों को सही ढंग से रिहेबिलिटेट भी कर पाए हैं। सर, आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना के क्षेत्र में आपने एक अभियान चलाया था, लोन वर्राटू अभियान। क्या था ये लोन वर्राटू अभियान और इसका आइडिया कैसे आया? हमने देखा कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस जाती थी, हम गिरफ्तार करके किसी को लाते थे या कोई नक्सली मारा जाता था, तो जी उनके परिवार वालों की तरफ से हमेशा ये बात सामने आती थी कि ये तो ग्रामीण था, पुलिस द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, पुलिस द्वारा जो है गलत आरोप पे इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जी उसके लिए रैलीज होती थी। तो हमने पहली बार छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों का प्रोफाइल पब्लिक में उसको हमने पब्लिक डोमेन में डाला। जी हमने सरेंडर्ड कार्डर से जिला का जो प्रोफाइल था, दूसरे जिले का प्रोफाइल था, उसको मिक्स करके गांव वाइज एक सूची बनाई। जी उस सूची को गांव में चस्पा किया गया, गांव के जनप्रतिनिधियों को सूची दी गई, जो नक्सली थे उनके परिवार वालों को सूची दी गई। हर व्यक्ति को बताया गया कि उसके रिलेटिव पे इतने अपराध हैं जी जिसकी ये सज़ा हो सकती है, वो उनको आत्मसमर्पण करा दें। आत्मसमर्पण नीति पे जैसे ही आत्मसमर्पण करते थे, उनका बैंक अकाउंट खुला के 10,000 रुपये उनके बैंक में डाले जाते थे। जी पहली बार काफ़ी बार पुलिस पर आरोप लगता था कि ये जो सरेंडर के 10,000 रुपये हैं वो उनको मिला नहीं, कैश पे दिया नहीं गया। देने के बावजूद भी नक्सली दबाव में वो बोलते थे कि नहीं दिया गया। जी उनका बैंक अकाउंट खोल के उसमें डाला गया, और इससे उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ, और सरकार की बाकी पॉलिसीज़ के भी वो हितग्राही बन गए। जी गांव में जो एक बार सरेंडर करता है लोन वर्राटू में, वो एक मेंटर बन गया, उसको देख के बाकी लोगों ने सरेंडर स्टार्ट किया। ये बहुत खुशी की बात थी कि भांसी एक गांव था, वहाँ पे एक स्कूल जिन नक्सलियों ने तोड़ा था, जी। वही जब आत्मसमर्पण किए तो उन लोगों ने वो स्कूल बनाने में मदद की। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट कराया। ये एक जो निश्चित जो उनकी फैमिली वहाँ पर थी, जो 6 महीने 8 महीने में नक्सली मिलने आते थे, काफ़ी बार महिलाओं ने उसको रोक कर हमारे पास लेके आए। एक रक्षाबंधन से 2 दिन पहले 2020 में एक बहन जो है अपने नक्सली भाई को, जो 9 साल से नक्सल संगठन में था, 8 लाख का इनामी था, उसको लेकर आई और उसने आत्मसमर्पण किया।
पिछले 2 वर्षों में करीब 540 लोगों ने केवल दंतेवाड़ा जिले में आत्मसमर्पण किया जी। लोन वराटू अभियान में। ये 540 लोग यदि सरेंडर नहीं करते तो शायद मारे जाते या फिर जेल में जाते। तो मैं कह सकता हूँ 540 परिवार आज के दिन में शांति से भय मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि रेप्लिकेबल कैंपेन है। जब हमने शुरू किया उसके बाद सुकमा जिले ने भी इसको नए नाम के साथ पूना मरकोम सुकमा के नाम से स्टार्ट किया और बाकी जिले भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सर, क्या इस लोन वराटू अभियान के तहत जो हार्डकोर नक्सली है या जिनके ऊपर बड़ा इनाम है, जिन्होंने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, वो भी सरेंडर कर रहे हैं? टोटल हमारे 520 सरेंडर किए थे, 126 इनामी माओवादी हैं जी और 126 में कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे इनाम हैं जो उनके 3 लाख से ऊपर जिनके ऊपर इनाम है। जी हमें जानना ये है कि जो नक्सल संगठन है बस्तर में, उसमें करीब 2000 आर्म्ड काडर हैं और उनके साथ करीब 15 से 20 हज़ार छोटे काडर हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हम छोटे काडर को भी अपने साथ खींचें और बड़े काडर को भी खींचें, जी क्योंकि जेल जाने वालों की संख्या में छोटे काडर ज़्यादा जेल जाते हैं। तो हमने लोन वराटू अभियान में कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया। जिसके नाम पे भी अपराध है, जिसका भी प्रोफाइल है, वो खुद आके अपना नाम कटवा सकता है। और करीब 25 से 30 जो बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है वो भी अब पुलिस के समर्थक के रूप में काम कर रहे हैं। इनको खेती करनी है, वो खेती के रूप में काम कर रहे हैं। पहले एक मिथ्या थी छत्तीसगढ़ में कि जो आत्मसमर्पण नक्सलवादी करेगा उसको पुलिस में ही काम जी। करना पड़ेगा। इस मिथ्या को हमने तोड़ा। आत्मसमर्पण करने के बाद वो खेती कर सकता है, वो पशुपालन कर सकता है, वो बाहर जाकर काम कर सकता है। पुलिस में भर्ती होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि लोन वराटू में महिलाओं ने करीब 200 महिलाओं ने सरेंडर जी। किया है 530 में। पहले महिलाएं जब सरेंडर करती थीं तो उनके पास नौकरी के कोई आयाम नहीं थे। हमने महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको लोन्स मिले सरकार से, वो अपना गांव में छोटे मोटे काम कर रही हैं। हमने लोन वराटू हब बनाया दंतेवाड़ा के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे कुछ दिनों के लिए उनको स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग होती है और उसके बाद जब वो सुरक्षित फील करते हैं तो अपने गांव वापस चले जाते जी। हैं। ये एक नई बात आपने बताई कि कोई अगर सरेंडर करता है तो अपने स्किल सेट के हिसाब से बिल्कुल भी काम कर क्योंकि सकता हर है। आदमी सिक्योरिटी फोर्स में नहीं आना चाहता जी। है। वो यदि खेती करना चाहता है, पशुपालन करना चाहता है, तेंदुपत्ता का काम करना चाहता है, तो हमने हब बना के जब तक उसको लगता है कि गांव में जाने पे उसकी नक्सली वापस हत्या कर सकते हैं तो हमने उसको रिहैब के लिए भी हब में रखा। जब उनका गांव में नक्सलवाद थोड़ा कम हो गया तो वो अपने गांव वापस चले गए। तो पहली बार हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। जी ये जो नॉर्मली क्या होता था कि सरेंडर करने के बाद वो हेडक्वार्टर में आके रहना शुरू कर देते थे तो अपने गांव से कट जाते थे। जी तो ये लोन वराटू का मतलब जो गोंडी शब्द है जिसका मतलब है घर वापसी, ये सरेंडर करके अपने घर वापस जा सकते हैं यदि वो सुरक्षित फील करते हैं। बैक टू द रूट्स बैक कह टू द सकते रूट्स हैं। में। और जी। वो गांव जाते हैं तो वो एक मेंटर का काम करते हैं। उनको देख के जो उनके बाकी लोगों से जिनके कांटेक्ट में रहते हैं नक्सलवादी माओवादी, उनको भी समझाते हैं। वो भी जब इनकी जीवन शैली को बदलता हुआ देखते हैं तो वो भी आके आत्मसमर्पण का मन बनाते हैं। नक्सली जो है वो अपने लोगों का जो है नसबंदी करवा देते हैं। वो बच्चों का सुख नहीं ले पाते। जब इन लोगों का हमने करीब 30 लोगों का नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाने जी। का किया, जिनमें 4-5 लोगों को बच्चे भी हुए हैं। इनको देख के, इनके घर खिलाते बच्चों को देख के बाकी पुरुष महिला माओवादियों में भी बात आती है कि हमें भी अपना परिवार बनाना चाहिए। जी और कम से कम 25-30 नक्सली जोड़ों ने भी आत्मसमर्पण किया है। हमने पिछले साल ही करीब वैलेंटाइन डे के दिन 14 जोड़ों को हमने शादी करवाई थी, जी जिनके अब कुछ के बच्चे भी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरेंडर के साथ एक इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन भी आवश्यकता है। तो इस दोनों को हमने साथ साथ किया है। सर, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई नक्सली शासन प्रशासन के व्यापक प्रचार प्रसार के बाद आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन पुनर्वास योजना में अगर कोई विलंब होता है तो उसके अंदर फिर से अविश्वास पैदा होने लगता है, रेजिस्टेंस है। तो क्या इस पुनर्वास योजना में कोई समय सीमा तय है कि इतने समय तक उसे आवाज़ देना है, शासन की योजनाओं का लाभ देना है, ऐसा कोई तय समय है? बिल्कुल है। ये तो जब सरेंडर करते हैं तो ये तो कैडर के रैंक के ऊपर से उसको पैसा दिया जाता है। जी यदि वो 5 लाख का इनामी है तो 5 लाख दो। तो जो यदि वो शस्त्र के साथ आता है तो शस्त्र की उसको राशि दी जाती है। उसको यदि गांव छोड़ के आया तो पट्टा उसको दिया जाता है। जी उसको जो है शासन से इंटरेस्ट फ्री लोन्स उनको दिए जाते हैं। और वो जैसे ही, इसलिए हमने जैसे ही कोई सरेंडर करता है उसका बैंक अकाउंट खोल के उसमें हम अब जो शासन की तरफ से 10,000 रुपये तुरंत डाले जाते हैं जी और सारे स्कीम्स के पैसे उसके उसी अकाउंट में आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम वो जो उसके ऊपर अपराध थे, पहले वो अपराधी था, अब वो सामान्य नागरिक है। तो एक नक्सली का दाग उसके ऊपर से हट गया, एक अपराधी का हट गया। वो और उसके परिवार वाले एक भय मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सर, एक सेइंग है कि हेट द सीनर नॉट द सीन। जब भी पुनर्वास योजना की बात हो या आत्मसमर्पण की बात हो
तो इस पे इसका जो बेस है वो एक मानवीय मूल्य है। तो एक पुलिस के लिए मानवीय मूल्यों के साथ काम करना या एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करना कि भाई ये नक्सली है लेकिन ठीक है ये हमारे ही अपने बीच का कोई हमने है। देखा जब काफ़ी खूंखार माओवादी कुछ आत्मसमर्पण किए जी तो पुलिस के अंदर जो कुछ लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि सर इन्होंने मेरे पिताजी की हत्या की है, इन्होंने हमारे दोस्त की हत्या की है, इन्होंने हमारे ऊपर फायर किया है। जी उसमें उन लोगों को समझाना कि ये भी आप ही के ट्राइबल दोस्त हैं, ट्राइबल आप ही के जनता रहने वाले लोग हैं। जी कहीं ना कहीं उस टाइम विचारधारा के ये में आकर वो उस तरफ चले गए। ये अपने लोग हैं, जब हम उनको लाएंगे, क्योंकि विष को विष से ही काटा जा सकता है। जी जब तक हम पूरी नक्सलियों की जो सेना है उससे लोग अपनी तरफ नहीं लाएंगे, हम आसूचना जनरेट नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। और एक जब कुछ लोग आते हैं तो उसको देख के बाकी लोग आते हैं। तो गांव वालों को धीरे धीरे करके गांव वालों को चीज़ समझ में आया कि ये हमारे गांव का फिर खूंखार माओवादी था, इसके आत्मसमर्पण करने पे हमारे गांव में शांति आई है। जी अब ये है तो ये तुरंत सूचना दे देता है तो माओवादी हमारे गांव में नहीं आते। जी तो धीरे धीरे करके गांव वालों को समझ में आया कि इन आत्मसमर्पित नक्सलियों की मदद से यहाँ रोड बन पाया है, प्रशासन पहुँच पाई है, पुलिस पहुँच पाई है और हम विकास के नई दौर में जा पाए। हमारे जी। बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हमें जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो अब गाँव वालों का भी विश्वास हमें आता है। लेकिन इसके ज़रूरी होता है कि लगातार ग्रामीणों के साथ मीटिंग किया जाए, ग्रामीणों के साथ संवाद किया जाए और उनको समझाया जाए कि ये आप ही के लोग हैं जो उधर गए हैं, उनको घर वापसी करना है। और सबसे अच्छी बात है कि लोध बराटू अभियान में पुलिस से ज़्यादा ग्रामीणों ने ही दबाव बना के नक्सलियों को आत्मसमर्पण करा। जी ये सबसे अच्छी बात है। यदि ग्रामीण किसी को वापस लाते हैं तो सारे ग्रामीण एकजुट रहते हैं, और यदि ग्रामीण एकजुट रहते हैं तो नक्सली से वो आत्मसमर्पित नक्सली भी सुरक्षित रहता है और ग्रामीण भी सुरक्षित रहते हैं। सर, आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना के बाद कितनी संभावना होती है कि नक्सली वापस उन्हें री इन्फ्लुएंस करे और वापस उन्हें बुला ले अपने साथ, अपने काडर में ज्वाइन करने के लिए? एक बार आत्मसमर्पण करने के बाद उस व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके कारण समाज में सुधार आ रहा है, जी समाज में उसको रिस्पेक्ट मिलने लगे, तो वो कभी व्यक्ति वापस नहीं जाएगा। क्योंकि हमें समझना है कि जो निचले काडर, जो तेलुगु काडर्स के बहकावे में काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। महीने में 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो पैसे के लिए नहीं जाते। जी कहीं ना कहीं उनको इस ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। तो एक बार उनको इस बात की अनुभूति हो जाए जी कि मेरे आने से मेरे इलाके का विकास हो रहा है, मेरा इलाका आगे बढ़ रहा है, तो वो कभी वापस नहीं जाएगा। सर, आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक अंतिम सवाल, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई महत्वपूर्ण बात कहना चाहे या अपने अनुभव से कोई बात कहना चाहे तो? बिल्कुल। मेरा हमेशा ये मानना है कि नक्सलवादी कोई नहीं, एक सामान्य नागरिक हैं जो कहीं ना कहीं बहकावे में नक्सलियों की तरफ चले गए हैं। हमें ज़रूरी है संवेदना की, हमें ज़रूरी है कि देश के सभी लोग जो सरकार है वो बस्तर के लिए स्पेशल डेवलपमेंटल पैकेज दे और जो दूसरे हम उनकी तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाए। जी तो निश्चित रूप से वो सभी वापस आ सकते हैं और बस्तर में मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में शांति स्थापित होगी और कानून का राज होगा। तो आज की हमारी सार्थक चर्चा थी जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी के साथ। सर ने हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी आत्मसमर्पण नीति के बारे में, हमारे दर्शकों को आत्मसमर्पण नीति, पुनर्वास योजना और कैसे नक्सलवाद की समस्या के खात्मे के लिए शांति वार्ता के प्रयास किए जा सकते हैं या मानवीय संवेदना या इन सारे मोर्चों पर काम करके हम वापस उन ग्रामीणों का, उन आदिवासियों का विश्वास को अर्जित किया जा सकता है। सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे विकास के पथ कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।